Hello everybody, myself Rahul Devray. Welcome to my YouTube channel Social Science Worksheet number 40. Today's topic Lifeline of National Economy राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं से संबंधित चैप्टर से यह चौथी वर्कशीट है। आज के वर्कशीट के अंतर्गत हम लोग जल परिवहन और समुद्री पत्तन के बारे में स्टडी करेंगे कि जल परिवहन कैसे भारत के आर्थिक विकास में योगदान देता है। डियर स्टूडेंट, जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट किसी भी देश को सबसे सस्ता यातायात प्रदान करता है। ईंधन की कम खपत होती है, पर्यावरण के प्रति अनुकूल होता है यानी यह इको फ्रेंडली होता है। प्रभावी लागत यानी लागत में कमी और स्वाभाविक लाभों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार रेल और सड़क परिवहन की तुलना में जल परिवहन को पूरक परिवहन के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रही है। बच्चों, आइए हम देखते हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में जल परिवहन और समुद्री पत्तन किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत में जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है, यानी जो इनलैंड वाटरवेज है इसकी कुल जो लंबाई है 14,500 किलोमीटर लंबी है ये, और इनमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों को देखते हैं। वर्तमान समय में 6 राष्ट्रीय जलमार्ग क्रियाशील है। भारत के मानचित्र में इन 6 जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं उनको हम लोग देखते हैं। आप मैप में देख सकते हैं कि जो सबसे पहला है ये इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक ऐसे फैला हुआ है। दूसरा जो नेशनल वाटरवे है वो यहाँ पे स्थित है। तीसरा वाटरवे जो है यहाँ पे है। तीसरा जो वाटरवे है वो केरल में है, केरल के तटीय इलाकों में है। चौथा जो वाटरवे है वो है आंध्रा के तट पर, ये आंध्रा के तट पर है। और पांचवा जो नेशनल वाटरवे है वो है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे नेशनल वाटरवे है वो अभी प्रस्तावित है और वह असम में यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे बनने वाला है। लेकिन इस वर्कशीट में हमें मुख्यतः 3 राष्ट्रीय जल मार्गों के बारे में अध्ययन करना है। आइए बारी बारी से हम 1, 2 और 3 राष्ट्रीय जल मार्ग को देखते हैं। पहला जो राष्ट्रीय जल मार्ग है इनलैंड वाटरवे, वो इलाहाबाद से होकर हल्दिया तक, यानी आप मानचित्र में देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ये इलाहाबाद का है। इलाहाबाद से होते हुए ये इनलैंड वाटरवे यानी जो राष्ट्रीय जल मार्ग है वो यहाँ से होते हुए पश्चिम बंगाल में हल्दिया तक, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। इस मैप में भी देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, जिसे हम नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 कहते हैं। नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो गंगा नदी पर, एक तरह से देखा जाए गंगा और उसकी सहायक नदियों पर स्थित है, और इसकी जो कुल लंबाई है यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग है और इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है।
इसके बाद जो दूसरा भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग है वह है सादिया से लेकर धुबरी के मध्य स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह जल मार्ग असम में सादिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर 891 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। मानचित्र में हम इसे देखते हैं कि सादिया और धुबरी तक, ये आपका है सादिया, यहाँ पे ये सादिया जगह है जो ब्रह्मपुत्र नदी जैसे बहते हुए नीचे की तरफ आती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव के साथ सादिया से लेकर धुबरी तक फैला हुआ है। यानी भारत का जो नेशनल वाटरवे है नंबर 2, ये यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। मानचित्र में इसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सादिया से लेकर धुबरी तक ये वाला जो पोर्शन है नेशनल वाटर वे नंबर 2 का ये पोर्शन है। इसके बाद हम देखते हैं वाटरवे नंबर 3 राष्ट्रीय जलमार्ग 3, जो केरल में पश्चिमी तटीय नहर कुट्टापुरम से कोल्लम तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय जल मार्ग है जिसके संपूर्ण भाग में 24 घंटे नौकायन की सुविधा है। यानी इसमें 24 घंटे बोटिंग होती है, नाव, जहाज वगैरह, स्टीमर वगैरह चलते रहते हैं। इस जल मार्ग की कुल लंबाई 205 किलोमीटर है और इसका विस्तार केरल के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में स्थित है। जो देखा जाए तो यहाँ वाटरवे 3 में जो मुख्य नदी है पेरियार नदी है, पंबा नदी है और वेम्बनाड झील पर यह जलमार्ग स्थित है। उसके अलावा यहाँ पर पश्चिमी तट नहर, उद्योग मंडल नहर और चंपकारा नहर इस जलमार्ग में स्थित हैं। मानचित्र में आप देख सकते हैं कि इसका विकास कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इस पोर्शन को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो इतना ये 205 किलोमीटर लंबा है। ये पूरा का पूरा इलाका 205 किलोमीटर लंबी ये जल मार्ग है। यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है। ये मानचित्र में आप इसे और बड़ा करके देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है भारत की कुल समुद्री तटरेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है, जिस पर 12 मुख्य एवं 200 मध्यम व छोटे पत्तन स्थित है। यानी सी पोर्ट्स देखा जाए तो 12 मुख्य हैं और 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। सी पोर्ट्स के रूप में पोर्ट ब्लेयर को 2010 से शामिल कर दिया गया, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी बंदरगाहों के क्षेत्राधिकार के साथ पोर्ट ब्लेयर को प्रमुख बंदरगाह घोषित कर दिया गया और यह देश का 13वां प्रमुख बंदरगाह बन गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 13 बड़े बंदरगाह अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि छोटे और मझोले बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, जिनका प्रबंधन एवं प्रशासन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। भारत में जो कुल समुद्री तट रेखा है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो राज्य भारत के समुद्री तट रेखा से सटे हुए हैं उनको गुजरात है, यहाँ पे महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो गुजरात से लेकर ये पूरा का पूरा जो स्थल का मुख्य भाग है ये ऐसे ये समुद्री तट रेखा से सटे हुए हैं और यहाँ बंदरगाह स्थित है। उसके अलावा ये
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी इसको हम सम्मिलित करते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि 13वां जो भारत का मुख्य समुद्री पत्तन है, बंदरगाह है, सी पोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर को बनाया गया, जो अंडमान और निकोबार की राजधानी है। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित जो बड़े बंदरगाह हैं, भारत का जो पूर्वी तट है और पश्चिमी तट है, आप लोगों को याद कर लेना चाहिए ये पॉइंट, क्योंकि मानचित्र में भरने के लिए पूछ सकता है। नेशनल वाटरवे के साथ साथ ये भी मानचित्र में पूछ सकता है, कोई भी सी पोर्ट आपसे पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह स्थित हैं और पूर्वी तट पे कौन कौन से बंदरगाह स्थित हैं। तो पश्चिमी तट के बंदरगाहों को और पूर्वी तट के बंदरगाहों को जरूर याद कर लीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं पूर्वी तट के बंदरगाह। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित बड़े बंदरगाह तूतीकोरिन यहाँ पे है, चेन्नई, एन्नोर भी यहीं पे है, उसके बाद विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता और हल्दिया। ये क्या है कि ये पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है। जबकि पश्चिमी तट को देखते हैं, जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट पर कौन कौन से सी पोर्ट्स स्थित हैं। तो पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों में कांडला बंदरगाह, उसके बाद है मुंबई के जस्ट बगल में ही नेहवा सेवा जो है, इसको जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट भी कहते हैं। मुंबई बंदरगाह के जो अतिरिक्त जो दबाव था उसको कम करने के लिए इस बंदरगाह को डेवलप किया गया था। उसके नेहवा सेवा के बाद मरमो गांव है। नहवा सेवा के बाद हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट। नहवा सेवा के बाद जो नेक्स्ट हमारा सी पोर्ट है, बंदरगाह है, वो है मार्मा गांव जो गोवा में है। उसके बाद न्यू मंगलुरु यहाँ पे है, न्यू मंगलुरु कर्नाटका में। उसके बाद अगला जो बंदरगाह है वो है आपका न्यू मंगलुरु के बाद कोच्चि, केरल का कोच्चि। ये हमारे जो स्थित बंदरगाह हैं ये पश्चिम तट पर स्थित हैं। भारत के पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाहों के नाम लिखिए। अगर ये प्रश्न आता है तो आप इन सारे पश्चिमी तटीय बंदरगाहों के नाम लिख सकते हैं। कांडला, मुंबई, नहवा सेवा, जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट, उसके बाद मरमुगांव, ठीक है, पोर्ट ट्रस्ट, उसके बाद मैंगलुरु, फिर उसके बाद कोच्चि। ये भारत के पश्चिमी तटीय बंदरगाह हैं। भारत का जो 13वां बंदरगाह अभी हाल ही में बना है, जिसका नाम अभी मैंने बताया था पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे स्थित है, जो भारत का 13वां बंदरगाह है। कराची बंदरगाह की कमी को पूरी करने के लिए, अर्थात स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ और बंटवारे में कराची जो बंदरगाह था वो पाकिस्तान में चला गया। तो कराची बंदरगाह की कमी को पूरी करने के लिए मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया। यानी जो कांडला बंदरगाह था इसको सबसे पहले विकसित किया गया। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया, यानी ये देखिए मानचित्र में कांडला बंदरगाह है, जिसको कराची के बदले ज़्यादा विकसित किया गया ताकि मुंबई पर ज़्यादा प्रेशर ना आए। जो मुंबई बंदरगाह है इस पर ज़्यादा प्रेशर ना आए। उसके बाद हम देखते हैं कि मुंबई सबसे बड़ा और पोर्ट ब्लेयर सबसे छोटा बंदरगाह है। मुंबई क्या है कि सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी मुंबई यहाँ पे ये बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये मुंबई बंदरगाह, और पोर्ट ब्लेयर सबसे छोटा बंदरगाह है। पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे है, सबसे छोटा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर में है। तो सबसे छोटा बंदरगाह हो गया, ये सबसे बड़ा बंदरगाह हो गया। चेन्नई जो है, यानी आपके मानचित्र में, हमारे मानचित्र में देखिए चेन्नई, यानी यहाँ पे चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम आर्टिफिशियल सी पोर्ट है।
यानी मानव निर्मित वो बंदरगाह है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है। व्यापार की मात्रा एवं लादे गए सामान के संदर्भ में मुंबई के बाद इसका दूसरा स्थान है। यानी मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। पहला है मुंबई और दूसरा है चेन्नई। केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम की स्थापना 1967 में कोलकाता में की गई थी। तो आप इसको याद रखना कि केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम की जो स्थापना 1967 में की गई थी वो कोलकाता में की गई थी। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना शिपिंग एवं समुद्री आवागमन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 1986 में की गई थी। यानी इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1986 में की गई थी। इंटरनल वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो नोएडा में स्थित है। रेलवे के आगमन से पहले जल परिवहन लोगों और वस्तुओं के आगमन का प्रमुख साधन था। यानी रेलवे के आने से पहले जो जल परिवहन है ये सबसे प्राचीनतम परिवहन के रूप में प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में जल परिवहन एक सस्ता, पर्यावरण के अनुकूल और ईंधन प्रभावी परिवहन है और इस परिवहन का प्रयोग यानी हम जल परिवहन का प्रयोग भारी वस्तुओं की ढुलाई के लिए अधिक उपयुक्त है। भारत में कुल यातायात में आंतरिक परिवहन का योगदान सिर्फ 1% है। यानी आंतरिक परिवहन में भारत में अगर देखा जाए राष्ट्रीय जो जलमार्ग हैं उनका योगदान 1% है। 1% योगदान है आंतरिक परिवहन में। देश के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95% जो हिस्सा है वो समुद्री पत्तन यानी बंदरगाहों के माध्यम से किया जाता है। बंदरगाहों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज्यादा होते हैं। आइए आज के वर्कशीट के प्रश्न को हम देखते हैं। आज के वर्कशीट का जो पहला प्रश्न है, जल परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, यानी जल परिवहन के प्रमुख साधन के नाम बताने हैं। तो जल परिवहन के प्रमुख साधनों में कंटेनर शिप, स्टीमर, क्रूज शिप, नौका इत्यादि महत्वपूर्ण साधन हैं। जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता होता है, क्यों? प्रश्न नंबर दूसरा है, जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता होता है, क्यों? जल परिवहन में ईंधन की कम आवश्यकता होती है। जल परिवहन में सड़क परिवहन की तरह रोड इत्यादि के निर्माण में लागत नहीं लगती, अर्थात यहाँ पे हमें रोड वगैरह बनाने की जरूरत नहीं होती है। नदियों में जब तक से जल रहेगा हम आराम से वाटर वे में हम शिप वगैरह चला सकते हैं। इसमें घर्षण तथा टूट फूट भी कम होती है, यानी रोड वगैरह रहेंगे नहीं। रेलवे का जो रूट होता था उस पर भी घर्षण होता था, सड़क परिवहन में भी घर्षण होता था, लेकिन जल परिवहन में कोई घर्षण वगैरह नहीं है, टूट फूट की भी संभावना कम होती है। बड़े बड़े जहाजों पर कई टन सामान ले जाया जा सकता है। प्रश्न नंबर तीसरा है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्गों के नाम लिखिए। तो आप लोगों ने मानचित्र में देखा था, तो उत्तर में हम लिखें राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा नदी पर स्थित है, गंगा और उसके सहायक नदियों पर स्थित है। दूसरा है राष्ट्रीय जल मार्ग 2 सादिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी। राष्ट्रीय जल मार्ग 3 पश्चिमी तटीय नहर जो पेरियार पंबा नदी केरल में स्थित है। प्रश्न नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाह की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसकी भूमिका बताना है कि बंदरगाह का क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी देश का सबसे सस्ता परिवहन का साधन होने के कारण ही बंदरगाह का महत्व अधिक है। बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार कहलाते हैं। विश्व का ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्गों
अर्थात बंदरगाह से होता है। प्राचीन समय में भी व्यापार का प्रमुख साधन जल परिवहन था, जिसके परिणाम स्वरूप बंदरगाहों का निरंतर विकास होता रहा। यानी प्राचीन काल से ही बंदरगाह विकसित थे और आज भी हम उसको विकसित कर रहे हैं। किसी भी देश का औद्योगिक विकास भी जल परिवहन पर निर्भर होता है। यानी जो देश समुद्री तटीय रेखा से सटा हुआ है, उस देश के औद्योगिक विकास में कहीं न कहीं बंदरगाह की जल परिवहन की भूमिका ज़्यादा होती है। आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को वर्कशीट पूरी समझ में आ गई होगी। और अभी तक जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वर्कशीट की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी और आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।